हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विश्व भूगोल में आज भूकंप पे हम चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। भूकंप, अर्थक्वेक। देखिए, ज्वालामुखी जब मैंने बताया था उसी बेल्ट पे भूकंप भी आता है, लेकिन भूकंप के आने का और ज्वालामुखी विस्फोट में काफ़ी अंतर होता है। दोनों में अंतर होता है। ज्वालामुखी प्राकृतिक रूप से ही आता है। ज्वालामुखी विस्फोट प्राकृतिक रूप से ही होता है, लेकिन जो भूकंप है ये प्राकृतिक और मानवकृत दोनों तरह से होते हैं। प्राकृतिक भूकंप जो आता है ये अपनी स्थितियों को समाहित कर लेता है, लेकिन जो मानकीकृत होता है, ये मानव के द्वारा जो भूकंप उत्पत्ति होता है, इसको पर्यावरण के रूप में भी नुकसानदायक होता है और अन्य गतिविधियों से भी प्राकृतिक के रूप में ज़्यादा नुकसानदायक होता है। भूकंप है क्या? क्या होता है भूकंप? एक हलचल पृथ्वी के आंतरिक या बाह्य भाग में एक हलचल होता है। ध्यान रखिएगा, बेल्ट वही है जो ज्वालामुखी का है, उससे बढ़ करके भी भूकंप का क्षेत्र होता है, लेकिन ज्वालामुखी का क्षेत्र निर्धारित होता है। भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति के क्षणिक अव्यवस्था उत्पन्न होने पर होता है। मतलब, अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग से कोई लहर या हलचल होता है और वह भूकंप में बदल जाता है, यानी आंतरिक हलचल। अब आंतरिक हलचल में क्या क्या हो सकता है? आंतरिक हलचल में ज्वालामुखी क्रिया हो सकता है। आंतरिक हलचल में भूसंतुलन समायोजन हो सकता है। अब भूसंतुलन समायोजन क्या होता है? एक थ्योरी आपने पढ़ा होगा, जिगजैग थ्योरी। इसका मतलब ये होता है कि जो प्लेट नीचे समाहित हो गई और ये प्लेट ऊपर थी, और जब ये समाहित हो गई तो एक जगह जाकर के पिघल गई, और जब पिघल गई तो ये दोबारा इस स्थान को प्राप्त करने के लिए या तो इधर से ज्वालामुखी का आधार ले लेगी, या तो हलचल पैदा कर देगी, या कुछ ना कुछ गतिविधियाँ जरूर करेगी जिससे भूकंप आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो वही समायोजन, भूसंतुलन समायोजन की बात कहा जाता है। आंतरिक भाग में ज्वालामुखी क्रिया हो गया, भूसंतुलन समायोजन हो गया, प्लेटों की गतिशीलता हो गया, वलन या भ्रंशन हो गया, वलन भ्रंशन हो गया, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ये बाह्य में आएगा। पृथ्वी का घूर्णन तथा परमाणु बमों का विस्फोट, या कई बार ऐसा होता है कि खनन के लिए जब हम खनन करते हैं तो उसके लिए माइंस लगा देते हैं, और माइन से जब विस्फोट होता है तो इससे भी पृथ्वी हिलती है और हलचल पैदा होता है, तो ये भी जो है एक भूकंप का कारण हो जाता है।
तो प्राकृतिक कारण भी होते हैं और मानवीय कारण भी होते हैं। तो भूकंप के आने के अपने अलग अलग कारण होते हैं। प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण दोनों ही कारण से भूकंप आते हैं। नंबर 1 है ज्वालामुखी क्रिया, भूसंतुलन समायोजन, प्लेटों की गतिशीलता। तो आपको पहले मैंने बताया था कि प्लेटें जो है महाद्वीपीय प्लेटें, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटें, महासागरीय प्लेटें, ये हलचल के रूप में कार्य कर रही हैं, चल रही हैं। और ख़ास करके जो प्लेटें इधर से ऐसे आके टकरा जाती हैं, ये भूकंप के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है और इसे कहा जाता है विनाशकारी प्लेटों का आधार। जलीय भार, पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूर्णन, बलन भ्रंशन, पृथ्वी का संकुचन, अणु बमों का परीक्षण और विस्फोट, ये तमाम कारण जो हैं भूकंप के आने के संकेतक होते हैं। अब भूकंप आता किस बेल्ट में ज़्यादातर है? मैंने रिंग ऑफ फायर के बारे में आपको बताया था कि प्रशांत महासागर के इधर एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो पूरा क्षेत्र है इसे है प्रशांत महासागर। तो इसी बेल्ट के 2/3 भाग के पे अकेले पूरे विश्व के ज्वालामुखी आता है। और जाहिर सी बात है भूकंप आएगा, ये ध्यान रखिएगा, भूकंप के आने से ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होगा, जरूरी नहीं है होगा कि नहीं होगा, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट से भूकंप जरूर आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके मतलब ये है कि पूरे विश्व के अगर 2/3 ज्वालामुखी यहाँ पे आते हैं तो भूकंप भी यहाँ पे ज़्यादा आते होंगे। और भूकंप ज़्यादा आते होंगे और यही वजह है कि जापान, फिलीपींस और जितने भी प्रशांत महासागरीय द्वीप हैं, क्षेत्र हैं, ये भूकंप से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब भूकंप को हम जाने कैसे, भूकंप को कैसे हम अध्ययन करें और कैसे हम पता लगाएं कि भूकंप कौन सा विनाशकारी है और कौन सा विनाशकारी नहीं है। तो इसके लिए हमें भूकंप की उत्पत्ति के आधार से लेकर के और उसको भूकंप को नापा जाता है सिस्मोग्राफ से। तो सिस्मोग्राफ का हम प्रयोग किस तरह से करते हैं, रिएक्टर से किस तरह से कैसे क्या करके और किस मानक पे हम भूकंप को देखते हैं, हम इस पे चर्चा करते हैं। अब भूकंप से संबंधित कुछ शब्दावलियां होती हैं, जिसे भूकंप मूल क्या है, भूकंप केंद्र क्या है, प्रत्यास्थ ऊर्जा या इलास्टिक एनर्जी क्या है। तो ये मान लीजिए पृथ्वी है और भूकंप यहाँ पे प्रारंभ हुआ और लहर पहली बार यहाँ पे महसूस किया गया। तो यहाँ पे जहाँ प्रारंभ हुआ ये है भूकंप मूल। क्योंकि यहाँ पे भूकंप प्रारंभ हुआ है। प्रारंभ हुआ तो इसे कहा गया भूकंप मूल। और यहाँ पे जो लहरें निकली तो यहाँ पे पहली बार महसूस किया गया। तो जब यहाँ महसूस किया गया पहली बार तो ये हो गया भूकंप केंद्र, ये हो गया भूकंप केंद्र। अब यहाँ पे प्रारंभ हुआ तो ये हो गया भूकंप मूल और यहाँ पे पहली बार झटके महसूस किए गए तो ये हो गया भूकंप केंद्र। लेकिन इसके बीच में एक ऊर्जा उत्पन्न होता है। भूकंप मूल से एक ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो इस ऊर्जा को ही कहा जाता है प्रत्यास्थ
ऊर्जा या इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी या प्रत्यास्थ ऊर्जा कहा जाता है। जब यहाँ भूकंप मूल से कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा उत्पन्न होता है तो इसी को कहा जाता है प्रत्यास्थ ऊर्जा। अब भूकंप मूल, इसका परिभाषा भी लिखा हुआ है। जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है, कंपन प्रारंभ होता है, उसे हम भूकंप मूल कहते हैं। कई बार प्रश्न सीधे यहीं से पूछ लेता है। जहाँ पे भूकंपीय लहरों का पहली बार अनुभव किया जाता है वो भूकंप केंद्र होता है, और भूकंप मूल से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहा जाता है। अब भूकंपीय लहरें तो निकली यहाँ से, ठीक है, तो लहरें ये कितनी प्रकार की होती हैं, कैसे हम डिवाइड करें कि कौन सी लहरें कितना मजबूत है, कौन सी लहरें क्या हैं। आपको याद होगा, छोटे जब रहे होंगे सब लोग, तो ये मान लीजिए तालाब है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, शांत है पानी एकदम, दोपहर का समय है, पानी एकदम साफ है और एकदम शांत है। आप जा कर के एक कोई अद्धा या कोई पत्थर लीजिए और फेंक दीजिए पानी में। जब फेंकेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही पत्थर यहाँ गिरा तो पानी यहाँ पे ऐसे ऐसे लहराने लगा। तो जो पहली बार लहर निकला वो तो यहाँ तक आया, दूसरा लहर आया यहाँ तक आया, तीसरा यहीं सिमट के रह गया। मतलब ये है कि इसी की भांति होता है, और इसी की भांति होने के कारण इसे हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। किसको? भूकंपीय लहरों को। भूकंपीय लहरों को 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। कौन कौन से लहर? एक है प्राथमिक लहर, पी वेव्स, दूसरा है सेकेंडरी लहर, एस वेव्स, और तीसरा है धरातलीय लहर यानी यल वेव्स। अब इसको आप देखेंगे तो इसे आप कहेंगे प्राथमिक, ये मुख्य है। प्राथमिक तीनों में चलता है, ठोस, द्रव्य जाएगा, यस ठोस में जाएगा, और यल धरातल पे ही रहेगा। अब ये कैसे महसूस होगा कि कौन सा तरंग और कितने ज़्यादा नुकसानदायक है? तब इसके लिए हम प्रयोग करते हैं सिस्मोग्राफ का। सिस्मोग्राफ एक यंत्र है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और सिस्मोग्राफ यंत्र से हम भूकंपीय गतिविधियों और भूकंपीय जो लहरें हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब ये जो PSL हैं तो ये किस तरह से हम जानें? ये तो हम थ्योरी समझ गए, लेकिन हम समझें तो कैसे समझें? तो इसको समझने के लिए आप फिर, जब मैंने पढ़ाया था आंतरिक गतिविधि, पृथ्वी की आंतरिक गतिविधि पढ़ाया था, तब मैंने एक डायग्राम बनाया था, वो इस तरह का था। ये पृथ्वी का केंद्र है, और केंद्र से मान लीजिए कि भूकंप के लहरें एक ऐसे आया, एक यहाँ से लहरें पूरा आर पार करके चला गया, एक लहरें ऐसे आया और ऐसे मुड़ गया, और एक लहरें आया ही नहीं, ऊपर ही चलता रहा। तो जो ये लहरें चली गईं, मैंने आपको एक बात और बताई थी, ऐसे ये था आपका भू प्रॉपर्टी, उसके बाद में 0 से 33 किलोमीटर तक, उसके बाद में 3100 किलोमीटर तक मेंटल, और फिर 6150 किलोमीटर के तक कोर। ये मैंने बताया था। अब
बताया था मैंने कोर तक। अब ये जो कोर मैंने बताया था, तो यहाँ पे 100 से लेकर के 200 किलोमीटर तक ये प्लास्टिक परत है, यानी ये द्रव्य है, दलदल है, दलदल के रूप में है। तो यहाँ तो किसी तरह से यस तरंगें आ गईं, लेकिन यहाँ आते ही मुड़ गईं, यानी कि यस तरंगें और पी तरंगें सीधे चली गईं। तो जहाँ द्रव्य था, दलदल था, वहाँ पे थोड़ा सा स्लो हुआ, लेकिन जैसे फिर ठोस मिला बढ़ गया। फिर आगे जब द्रव्य आया, यानी दलदल के बाद ज़्यादा द्रव्य आया, पिघला हुआ स्थान आया, तो यस तरंगें घूम गईं, लेकिन पी धीमे ही सही, लेकिन वो धीरे धीरे आती रही और केंद्र में जा कर के रफ्तार बढ़ गया। तो इस तरंग के आधार पे देखा गया कि जो पी है, कहाँ पे द्रव्य है, कहाँ पे क्या है, इसकी जानकारी ली गई, और इसी के आधार पे हम यहाँ समझ रहे हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो प्राथमिक तरंगें थी वो मजबूत थीं। तरंगें, ध्यान रखिएगा, होता एक ही है, लेकिन जो पहली बार में ही निकलेगा वो ज़्यादा ताकतवर होगा, तो सबको फाड़ता हुआ चला जाएगा। दूसरा उससे कमज़ोर होगा, तीसरा उससे कमज़ोर हुआ, और इसी के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया। और क्लासिफिकेशन प्राथमिक, द्वितीयक और धरातलीय तरंगों के रूप में कर दिया गया, लहर के रूप में। तो ये जो बेल्ट है ये छाया क्षेत्र के रूप में आता है, यानी कि यहाँ पे हम केवल ये समझेंगे कि भूकंप तरंगे होते कितने हैं। तो ये एक हो गया आपका ये पी तरंगे, ये आपका हो गया यस तरंगे, ये हो गया आपका यल तरंगे, यानी ये धरातल पे रहते हैं। अब इसमें ज़्यादा विनाशकारी कौन है? तो यहाँ पे ज़्यादा विनाशकारी कौन होगा? जो धरातल पे चलेगा। भाई, घर धरातल पे बने हुए हैं, पेड़ धरातल पे लगे हुए हैं, किसी भी प्रकार के कारखाने आदि धरातल पे हैं, तो ये अंदर तो नहीं जा पाते, लेकिन इतना भी ये कमज़ोर नहीं होते किसी का घर ना नुकसान कर दें। तो तबाही मचाने के लिए धरातलीय तरंगे ही मानी जाती हैं। धरातलीय तरंगे ही, इन्हीं को कहा जाता है कि सबसे विनाशकारी होती हैं। लेकिन ताकतवर कौन होता है? पी तरंगे। ताकतवर पी होता है कि विनाशकारी धरातलीय होता है। बहुत खतरनाक अगर आप हैं, लेकिन आप किसी का नुकसान न पहुंचा करके आप अंदर ही रहते हैं, तो आप बाहर किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जो बाहर नुकसान पहुंचाएगा वो कितना भी कमज़ोर होगा, लेकिन नुकसान पहुंचाने में सक्षम है, तो विनाशकारी तो वही होगा। बाहुबली कितना भी ताकतवर हो जाए, लेकिन अगर किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर पहुंचाने लगे तो उन्हीं को माना जाएगा कि नुकसानदायक हैं। तो यहाँ पे धरातलीय तरंगे जो हैं, वेव, लहर, ये नुकसानदायक हैं। तो भूकंपीय लहरों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। प्राथमिक यानी पी तरंगे, द्वितीयक यानी अनुप्रस्थ तरंगे यानी द्वितीयक तरंगे, और धरातलीय तरंगे। अब हम एक एक करके इन्हें देख लेते हैं कि कैसे क्या है और इनका आधार क्या क्या है। प्राथमिक तरंगे यानी इन्हें संपीड़नात्मक तरंगे भी कहा जाता है। अब देखिए, जैसे जब प्राथमिक तरंगे चलेंगी, पहला जो तरंग निकलेगा उनकी जो गति होगी, पहले तरंग का, ये भूकंप केंद्र है, और जब पहला तरंग निकला तो जो इनकी गति है ये होगा 8 से लेकर के 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड के दर से चलेगा। प्राथमिक तरंगे यानी पी तरंगे जब इस गति से चलेंगे, यानी पूरी एनर्जी, पहला जो वेव निकलेगा इतनी एनर्जी होगी उसमें कि सिस्मोग्राफ स्टेशन जो है, सिस्मोग्राफ स्टेशन यहाँ पे सबसे पहले पहुँचेगा। और जब सबसे पहले पहुँचेगा तो यहाँ पे आकलन करने पे आसानी हो जाएगी। सिस्मोग्राफ क्या है? भूकंप को नापने का एक यंत्र है। पी तरंगे ठोस, अब ये है पृथ्वी,
अब यहाँ से चलेंगी तो वो ठोस में भी जाएंगी, द्रव्य में भी जाएंगी, गैस में भी जाएंगी। लेकिन जो यस तरंगे हैं, एक एक करके देखते हैं। प्राथमिक तरंगे ये सर्वाधिक वेगवान होते हैं। वेगवान मतलब सर्वाधिक तेज होते हैं, गति में इनके तेज होता है। 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के दर से प्राथमिक तरंगे चलती हैं। इन्हें संपीड़नात्मक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लहर कम पाया जाता, यानी इसमें लहर कम होता है। पी तरंगे हैं, जब ये चलेंगी तो ये ऐसे चलेंगी, यानी कि बहुत जब कोई भी चीज़ तेज़ी से भगेगा तो लहराएगा कम, तो वो पी में था, इसीलिए इसे कहा जाता है संपीड़नात्मक। संपीड़नात्मक या पी तरंगे, इनको जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो भूकंप के किस तरंग को प्राथमिक तरंग कहेंगे, तो ऑप्शन में ये सब देगा, या प्राथमिक तरंग को अन्य किस नाम से जानते हैं तो ये नाम दे देगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसका वेग सर्वाधिक होता है और सिस्मोग्राफ स्टेशन पे सबसे पहले पहुंचता है। ये ठोस में, द्रव्य में, गैस में, यानी तीनों पदार्थों से होकर के यात्रा करने में सक्षम है। इसे ध्वनि तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगों के समान समझा जाता है और इसीलिए इसे अनुदैर्ध्य तरंग भी कहा जाता है। अनुदैर्ध्य तरंग भी कहा जाता है। यानी पी तरंग को कितने नामों से जानते हैं? प्राथमिक से जानते हैं, संपीड़नात्मक तरंग से जानते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से जानते हैं और ध्वनि तरंग के नाम से भी जानते हैं। यानी पी तरंग प्राथमिक तरंग का, और जो गति है गति इनका 8 से लेकर के 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के दर से प्राथमिक का गति है। नंबर 2 है अनुप्रस्थ लहरें या द्वितीयक लहरें या सेकेंडरी लहरें या यस आकार की लहरें। प्राइमरी के कारण इसे पी कहा गया, द्वितीयक के कारण इसे यस कहा जाता है। एग्जाम में पी भी आ सकता है, यस भी आ सकता है, और जो धरातलीय होंगे उसे यल के नाम से जानेंगे, जो अभी बताएंगे। तो अनुप्रस्थ लहरें या द्वितीयक लहरें या गौण लहरें, इनका सबका मतलब हो गया कि यस आकार की लहरें। ये तरंगे जल अथवा प्रकाश तरंग के समान होते हैं। कई बार आप देखेंगे जब धूप छैया होता है, प्रकाश आता जाता रहता है, धूप आता जाता रहता है, तो ऐसे लहराता है धूप। कई बार पानी जब तालाब में देखेंगे तो वो भी ऐसे करेगा। इसका मतलब ही यहाँ समझाया गया है कि ये जो तरंगे हैं ये प्रकाश या जल की भांति होते हैं, यानी कि इनका जो गति है वो 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और ये ऐसे चलते हैं। चलते चलते ऐसे करने लगेंगे ऐसे। तो जो सिस्मोग्राफ यंत्र होता है उस पे एक कागज़ होता है, उस कागज़ पे पेंसिल आता है, जैसे जैसे तरंगें आती हैं लहरें वैसे वैसे वो बनता चला जाता है, तो पता चलता है कि कौन सी तरंगें आई थीं और उसका स्पीड क्या था। जब भूकंप आता है तो जो रिएक्टर पैमाने पे मापा जाता है, वो भी सब कई रिएक्टर पे आया, कितना आया, सभी मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। ये प्रकाश के समान होते हैं। ये लहरें समकोण पर होती हैं और इनकी गति प्राथमिक से कम होता है। ये लहरें तरल पदार्थ से होकर के नहीं गुजरते। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पी तरंगे आएंगे, यल तरंगे ऐसे मुड़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेंटल से कोर आएगा, यानी कि कोर पे ये जो बाह्य कोर है ये द्रव्य अवस्था में है और यस तरंगे यहाँ न जा करके मुड़ जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये तरल पदार्थ से होकर के नहीं गुजर सकते। तीसरा है धरातलीय लहरें। अब ये तरंगे अधिकेंद्र पे
सबसे बाद में पहुंचती हैं। अधिकेंद्र याद आया होगा, भूकंप मूल और भूकंप केंद्र। जहाँ महसूस करें केंद्र, जहाँ से उत्पत्ति हो मूल, तो मूल केंद्र। तो यहाँ पे सबसे बाद में महसूस किया जाता है धरातलीय लहरों को। इसका वेग सबसे कम होता है, 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड से कम होता है। ये लहरें पूरे पृथ्वी के धरातल पे भ्रमण करती हैं। जैसे पृथ्वी है और यहाँ पे महसूस किया गया, तो ये लहरें पूरे पृथ्वी पे महसूस की जाएंगी और इसी वजह से इसे लंबी अवधि की लहरें भी कहा जाता है। और इसकी गति और प्रभाव जल और थल दोनों पर होता है, चाहे वो महासागर हो चाहे महाद्वीप हो, दोनों जगह पे इसकी लहरों को महसूस किया जाता है और इसीलिए इसे सर्वाधिक विनाशकारी कहा जाता है। सागर में जाएगा तो सुनामी उनामी आएगा, महाद्वीप में जाएगा तो घर वर गिरा देगा, तो इसीलिए इसे विनाशकारी कहा जाता है। अब भूकंप के वितरण कितने तरह से हैं, कहाँ कहाँ पे भूकंप का वितरण होता है और कैसे हम भूकंप के वितरण को समझेंगे। जैसा कि मैंने पहले ज्वालामुखी में बताया था, प्रशांत पेटी, मध्य पेटी, तो ऐसे भूकंप में भी जहाँ जहाँ ज्वालामुखी होगा भूकंप अपने आप होगा। तो पहला है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये प्रशांत महासागर। यानी जो ये पेटी है इसे परिप्रशांत पेटी कहा जाता है और रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। ये यही है। पूरे भूकंप का विश्व के लगभग 63% भूकंप अकेले इसी बेल्ट में आता है। इसके प्रमुख दशाएं क्या क्या हैं, क्यों है ऐसा कि यहीं पे आता है? तो नंबर 1 है सागर तथा स्थल का मिलन बिंदु, पानी और भूमि, महाद्वीप और महासागर का मिलन बिंदु है, पहला पॉइंट। नवीन वलित पर्वतों का क्षेत्र है, ये पूरा रॉकी, इधर एंडीज, रॉकी पर्वत श्रेणी और एंडीज पर्वत श्रेणी, तो ये जो है नवीन वलित पर्वतों का क्षेत्र। ज्वालामुखी क्षेत्र, यहाँ ज्वालामुखी तो आता ही रहता है, कभी कभी आग निकलते रहते हैं हमेशा। और विनाशी प्लेट के सीमाओं का अपसरण, यानी ये इधर जा रहा है, ये इधर जाएगा, टकराएगा तो बम से लड़ेगा, तो ये विनाशकारी प्लेटों का कारण। तो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी के प्रमुख दशाएं भूकंप आने के ये प्रमुख 4 लक्षण हैं जो कि मैंने आपको बताया। अगला पॉइंट है मध्य महाद्वीपीय पेटी। अब देखिए, एक तो हो गया यानी इधर प्रशांत वाला हो गया जो कि मैंने कि अभी बताया था, और ये जो एक यूरेशिया है, एशिया, यूरेशिया, यूरोप और एशिया, और इधर अफ्रीका और भारतीय प्लेट। तो जब ये जुड़े तो ये भूमध्य सागर बचा रह गया, ये टेथिस सागर था, हिमालय का हो गया। तो ये हो गया आपका ये जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है, वो ये पेटी की बात हो रही है। इसी के बीच में भारत का भी क्षेत्र आता है, भूकंपीय क्षेत्र। पेनरीज आता है, आल्पस आते हैं, काकेशस आता है, हिमालय आता है, म्यांमार की पहाड़ियाँ आती हैं, पूर्वी द्वीप समूह की श्रेणियाँ आती हैं। तो यहाँ से ले करके ऑस्ट्रेलिया के इंडोनेशिया आदि, ये सब पूरा का जो पूर्वी क्षेत्र है
पश्चिमी क्षेत्र का ये पूरा ले लेता है। यानी ये तो हो गया आपका मध्य महाद्वीपीय पेटी जो यूरेशिया और भारतीय प्लेट के टकराने से यहाँ पे स्थिति का निर्माण हुआ था। और तीसरा जो ये है मध्य अटलांटिक, वो ये वाला पार्ट है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ये जो सागर हैं यहाँ के बीच में कटा, क्योंकि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये फैल रहा है। फैला तो यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार होकर के जैसे भी करके यहाँ पे भूकंप का एक क्षेत्र बन रहा है। और यहीं के पास एक आइसलैंड है और यहाँ पे बॉबेट द्वीप है, तो यहाँ तक पूरा ऐसे आया है। तो ये मध्य अटलांटिक पेटी ये इसी के अटलांटिक महासागर में है। महासागर में है तो मध्य अटलांटिक कटक के रूप में ये पूरा कटक है, ऐसे ऐसे निकला हुआ है, यस आकार का है। तो यहाँ पे बिंदु बिंदु निकला हुआ है, तो इसे कटक के रूप में बुलाते हैं। यहाँ आइसलैंड है, यहाँ बॉबेट द्वीप है। तो आइसलैंड से प्रारंभ होकर के, यहाँ से प्रारंभ होकर दक्षिण में बॉबेट द्वीप के साथ विस्तृत है। दक्षिण में यहाँ पे बॉबेट द्वीप है के साथ विस्तृत है, यही बात कह रहा है। ये पूरा भूकंप का क्षेत्र है। तो यही आपके 3 भूकंपीय क्षेत्र थे। प्रशांत वाला क्षेत्र हो गया ये वाला बेल्ट, और ये हो गया महाद्वीपीय बेल्ट, और ये हो गया आपका मध्य अटलांटिक बेल्ट। ये 3 बेल्ट में ही भूकंप, ज्वालामुखियाँ, सारी गतिविधियाँ होती हैं। अब ये देखना है कि एक वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। छाया क्षेत्र, भूकंप का छाया क्षेत्र ये क्या है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको तीनों में से एक हो गया आपका प्रशांत वाला, तो यहाँ पे आप आता है कुल का लगभग 63% अकेले प्रशांत पेटी पे भूकंप आता है। दूसरा हो गया आपका मध्य महाद्वीपीय पेटी, तो यहाँ कुल भूकंप का लगभग 21% भूकंप आता है। और जो बाकी बच गया वो भूकंप अन्य गतिविधियों में मिला करके और अटलांटिक पेटी में आ जाता है। तो लगभग 21% भूकंप आते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी में। और ध्यान रहे मध्य अटलांटिक पेटी जो ये पेटी है, इस पेटी में सर्वाधिक भूकंप जो आता है वो भूमध्य रेखा के पास आता है। जो भूमध्य रेखा आता है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश जो है, 0 डिग्री अक्षांश, इसके पास में जो यहाँ पे है, यहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं, आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। अब देखिए जो भूकंप छाया क्षेत्र बनता है, प्रश्न पूछा जाता है कि पी का छाया क्षेत्र कितना होता है। तो 103 डिग्री से लेकर 142 के बीच का जो छाया क्षेत्र होता है वो होता है पी का छाया क्षेत्र। और 103 से लेकर के 103 के बीच में यह छाया क्षेत्र। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो पी तरंगे चलती हैं तो ये सब तरह से जाती हैं, सब जगह पे पहुँच रही हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं पहुँच पा रही हैं, इतने भाग में नहीं पहुँच पा रही हैं, क्योंकि इधर चली जा रही हैं। ये यस का किरण पथ होता है। तो यहाँ से 103 डिग्री से 142 डिग्री के बीच में पी क्षेत्र, छाया क्षेत्र बनता है। और यस तरंग में ये आप जो क्षेत्र देखेंगे तो यस यहीं से मुड़ जाता है, और ये पी का तरंग पथ है, तो यस कभी इधर नहीं आता है। तो इसलिए ये पूरा क्षेत्र जो होता है ये यस का छाया क्षेत्र होता है। तो 103 से लेकर के 103 के बीच के ही पूरा क्षेत्र जो है ये छाया क्षेत्र में आता है यस के। और पी तरंगे पूरी जगह पे चली जाती हैं। तो यही आपको समझाने का मतलब है कि ये यस तरंगों से समझ लीजिए, यस तरंगे इतने में ही आ पाती हैं, और पी तरंगे हर जगह जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पे ये नहीं पहुँच पाती हैं। कारण इसका क्या है? कारण इसका ये है कि जो ये बेल्ट है ये दलदली का एकदम द्रव्य है, तो द्रव्य में थोड़ा सा लहरा जाता है। तो लहराने के बाद जो भागते हैं लहरें, तो ये कुछ भाग रह जाता है। तो 103 से 142 के बीच में यहाँ पे पी छाया क्षेत्र है। बस यही आपको बताना था। नहीं, भूकंप का पूरा क्षेत्र समाप्त हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।